हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है ऊष्मा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं कि चैप्टर 3 में हम ये पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं और इसके अलावा क्लास 6 की साइंस की जो बुक है उसमें हम ये स्टडी कर चुके हैं कि सूती वस्त्र जो है वो पादप रेशों से बनाए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि शीतकाल का जब मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो हम सभी ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जब गर्मी आती है तो हम एकदम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या रीजन है कि हम मौसम के अकॉर्डिंग जो हमारे कपड़े हैं वो अलग अलग तरीके से पहनते हैं। दूसरा यहाँ पर यह बताया हुआ है कि शीतकाल में जब हम घर के बाहर मतलब जब धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है और घर के अंदर जाते हैं तो ठंड का एहसास होता है। मतलब यहाँ पर सीधे तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश की गई है कि किस किस तरीके से हीट का, ऊष्मा का ट्रांसफर देखने को मिलता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, जिससे जो है वो गर्मी जो है वो हमें फील होती है। तो उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमें ऊष्मा का स्थानांतरण देखने को मिलता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो वस्तुएं दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी वस्तु ठंडी है। तो आप किस तरीके से बता सकते हो? आप उनको टच करोगे और आप बता दोगे कि हाँ ये वस्तु गर्म है और ये वस्तु ठंडी है। आप ये भी कंपैरिजन कर दोगे कि कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है, कौन सी वस्तु ज़्यादा ठंडी है। ओके, लेकिन आपसे अगर एक्यूरेट पूछा जाए कि किस वस्तु का कितना टेम्परेचर है तो इसका आंसर आप एक्यूरेट नहीं दे पाओगे। तो किसी भी वस्तु का हमें जो है अगर एक्यूरेट तापमान चाहिए तो उसके लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसके बारे में बता रखा है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें मापना हो तो उसके लिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर जिसको बोलते हैं उसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर उसकी संरचना आपको दिखा रखी है और इसमें एक बल्ब जैसी संरचना होती है, यहाँ पर भरा होता है पारा। ओके, और इस पारे के थ्रू जो है वो टेम्परेचर नापने की कोशिश की जाती है। आपने भी जब आपके फीवर आया होगा तो आपने इस तरीके का प्रोसीजर किया होगा कि मुंह में इसको दबा करके और जो टेम्परेचर आपकी ह्यूमन बॉडी का उसको नापने की यहाँ पर कोशिश की गई होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक परास है इस डॉक्टरी थर्मामीटर की। मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसके बीच में देखने को मिलता है। डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर परास है, इसके अलावा फिर डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसमें भी यहाँ पर परास दे रखी है। तो यहाँ पर जो पारा जो है ना इसका यूज़ किया जाता है। बल्ब में पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है जिसके थ्रू जो है वो टेम्परेचर का यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई कि डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है? पारे का यूज किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होने लगा कि इसकी जगह पर डिजिटल थर्मामीटर यूज किए जाने लगे जिसमें पारा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि पारा जो है वो काफी ज्यादा विषाक्त पदार्थ है। तो अगर ये थर्मामीटर टूट जाए तो इस पारे को डिस्पोज करना जो है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो इसका एक अल्टरनेट जो है वो ढूंढ लिया गया है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा यूज किया जाता है और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परास जो है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम एवरेज बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन ये एवरेज है। बहुत सारे लोगों के टेम्परेचर का, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का एक एवरेज निकाला जाता है और उसके बेसिस पर है। इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। अब ये तो हमने बात कर ली ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नापने की, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी और वस्तु का हमें टेम्परेचर मापना है तो उसमें हम डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो परास है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला जो तापमापी है उसका यूज किया जाता है। उसका यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर परास अगर हम बात करें तो उसको -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो परास है वो यहाँ पर दे रखा है और उसका यूज किया जाता है किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस किए कि क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। अब हम कुछ अदर प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 3 हैं। आप उनको इस तरीके से समझिए, एक है चालन, दूसरा है संवहन और थर्ड है विकिरण। इनके थ्रू जो है वो ऊष्मा का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपने
आपने गैस चूल्हा ऑन किया और उसके बाद में आपने जो है एक तरीके से इस तरीके का कोई एल्यूमिनियम का या कोई स्टील का जो है वो इस तरीके से जैसे चिमटा आपने पकड़ा, तो यहाँ से आपने अपने हाथ के थ्रू इसको पकड़ रखा है और इसको जो है वो गैस की लो पर यहाँ पर रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर जो हिस्सा जिससे आपने अपने हाथ से जिसको पकड़ा है, ये हिस्सा जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। तो इस तरीके से जो ऊष्मा का ट्रांसफर हुआ उसको बोला जाता है चालन। इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो ये चिमटा था, यहाँ पर जो इसके कण थे उनको ऊष्मा मिली और फिर ये कण जो है जैसे ही उनको ऊष्मा मिली, एनर्जी मिली, वो यहाँ एक तरीके से वाइब्रेट करने लगे और उन्होंने अपनी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट कणों को यहाँ पर ट्रांसफर कर दी। जैसे जैसे यहाँ तक जो हीट पहुंची उन्होंने इस तरीके से आगे 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 ट्रांसफर कर दी। तो ये होता है चालन। चालन तरीका होता है जिसके थ्रू ऊष्मा का स्थानांतरण देखा जाता है। मैक्सिमम जो है जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें इसी तरीके से जो है वो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। दूसरा हम बात करेंगे संवहन। देखो, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि चालन में क्या होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सुचालक होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है एल्यूमिनियम या फिर स्टील, ये जो है वो सुचालक है। इनके थ्रू जो है वो ऊष्मा का इजीली जो संचार जो है या फिर स्थानांतरण जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जो है वो कुचालक होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो बात करें हम जैसे कि लकड़ी जो है वो कुचालक होती है। लकड़ी के थ्रू जो ऐसे नहीं है कि लकड़ी को आपने इस तरीके से गर्म किया, यहाँ पर आपने गर्म किया तो यहाँ पर जाकर के उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ओके, तो लकड़ी जो है वो कुचालक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी जो वायु जो है और हमारा जो जल हो वो भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो फिर उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे देखने को मिलता है, तो उनके लिए तरीका यूज होता है संवहन का। आप सभी को पता है, ये मान लो हमारा बर्नर है, इसके ऊपर हमने पोट रख रखा है और पोट में है पानी। अब पानी को हम गर्म कर रहे हैं, तो पानी किस तरीके से गर्म होता है। सबसे पहले जहां पर नीचे वाला जो पानी है वो गर्म होगा। जैसे ही पानी गर्म होता है वो एक्सपेंड होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी कम होने के साथ ही वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। फिर इसकी जगह जो है वो ठंडा पानी ले लेगा। ऊपर का जो पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे का गर्म पानी ऊपर की तरफ। और ये प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा जब तक पूरे का पूरा जो पानी जो है उसका टेम्परेचर समान नहीं हो जाता है। ओके, सेम इसी तरीके से वायु में होता है। वायु जो है वो गर्म होती है, गर्म वायु ऊपर की तरफ उड़ती है, उसका स्थान भरने के लिए ठंडी वायु नीचे की तरफ आती रहती है। तो इसी तरीके से वायु में और जल में ऊष्मा का संचालन जो है वो संवहन प्रक्रिया के थ्रू देखने को मिलता है। लेकिन चालन में और संवहन में एक अंतर है। संवहन में क्या होता है कि संवहन में जो कण है, आपने ये देखा ना कि पानी जो है, जो गर्म पानी है, उसके कण यहाँ से निकल करके ऊपर की तरफ आए। मतलब किसी भी पदार्थ के जो कण है वो निकल करके, खुद जो कण है वो ट्रेवल करके दूसरी जगह जा रहे हैं और तब जाकर के ऊष्मा का संचालन हो रहा है। ओके, लेकिन चालन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के जो कण है वो यहीं पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एनर्जी जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है, चालन में और संवहन में। तो हमने देख लिया कि पानी और जल जो है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण इस तरीके से होता है और जो चालन है लगभग ठोस पदार्थों में इस तरीके से देखने को मिलता है। अब थर्ड तरीका है विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ, कोई भी गर्म पदार्थ जो है, या फिर हम देखते हैं कि जैसे कि सूर्य जो है उससे हमें विकिरण मिलती है, उससे हम सूर्य की किरणें प्राप्त करते हैं। तो जो भी गर्म पिंड जो होता है वो अपनी ऊष्मा को विकिरित करता है। तो जो विकिरित जो ऊष्मा है उसको जो है वो दूसरे पदार्थ थोड़ी सी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ी सी जो है उसको दूसरी तरफ से परावर्तित कर देते हैं। इस तरीके का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य से जो हमें किरण मिलती है, सूर्य का जो हमें ऊष्मा मिलती है वो विकिरण के प्रोसीजर के तहत मिलती है। क्योंकि चालन और संवहन में तो माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन विकिरण जो है उसमें माध्यम ना भी हो तो भी वहां पर ऊष्मा का ट्रांसफर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये हमने 3 तरीके डिस्कस किए हैं जिसके थ्रू जो है ऊष्मा का ट्रांसफर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर देखने को मिलता है। चालन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये चालक और कुचालक हमने देखे कि जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं,
और जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, और जो अपने अंदर से आसानी से नहीं जाने देते हैं ऊष्मा को, उसको ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल और वायु जो है वो ऊष्मा के कुचालक हैं, और फिर उनमें किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो ये हमने तरीका देख लिया संवहन के तरीके से। ओके, तो ये हमने संवहन का तरीका देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने क्या देखा कि देखो हमने देखा कि गर्म वायु जो है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, उसकी जगह जो है वो ठंडी वायु जो है वो ले लेती है। तो इसी तरीके का एक घटना जो है वो हम तटीय क्षेत्रों में देखते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहां पर इस तरीके का प्रोसीजर देखने को मिलता है, समुद्र समीर और थल समीर। क्या होता है कि अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, दिन के समय अगर हम बात करें तो स्थल जो है मतलब धरती जो है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। तो क्या होगा, जो धरती जो है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि हमारे इंडिया का ये जो है वो पेनिनसुलर इंडिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं और ये जल है, तो यहाँ पर जो धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। और अभी हमने देखा कि जैसे ही धरती गर्म होगी उसके ऊपर की वायु जो है वो भी गर्म होगी। तो गर्म वायु जो है वो ऊपर की ओर उठेगी, तो इसको फिल करने के लिए क्या आएगा, ठंडी वायु आएगी। और ठंडी वायु कहाँ से आएगी, क्योंकि पानी जो है वो देरी से गर्म होता है। तो यहाँ की वायु कैसी रहेगी, पानी के ऊपर की वायु रहेगी ठंडी। तो इस जगह को फिल करने के लिए किस तरीके से समुद्र से वायु कहाँ पर आएगी, धरती की तरफ आएगी। और इसीलिए जो है जो समुद्र वाले एरिया में समुद्र की तरफ खुलती हुई खिड़कियां बनाई जाती हैं ज्यादातर घरों में, ताकि वहां से जो ठंडी हवा है वो आती रहे। लेकिन रात में जो है वो ये प्रक्रम जो है वो ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल जो है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। मतलब पानी क्या होता है, धीमे तरीके से गर्म होगा लेकिन फिर धीमे ही तरीके से ठंडा होगा। तो यहाँ पर धरती जो है वो जल्दी गर्म हुई, जल्दी ठंडी हो गई। तो अब यहाँ पर रात में क्या हो रहा है कि धरती पर जो है वो ठंडा ज़्यादा है, तो यहाँ की जो वायु है वो ठंडी रहेगी। और जो समुद्र जो है वहाँ पर गर्म है, तो वहाँ की वायु गर्म है, तो वहाँ की वायु तो ऊपर उठेगी और उसको फिल करने के लिए धरती से वायु यहाँ पर जाएगी, जिसको बोलते हैं थल समीर। तो ये प्रोसीजर देखने को मिलता है तटीय क्षेत्रों में। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि अगर हम बात करें कि सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के जो कपड़े हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं। देखो, गर्मियों में जो होते हैं वो हम पहनते हैं हल्के रंग के कपड़े, और सर्दियों में पहनते हैं ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े। गहरे रंग के जो कपड़े होता है ना, गहरा रंग जो होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, जिससे जो हमारी बॉडी की गर्म रखने के लिए ज़रूरी भी होता है सर्दियों में। और जो हल्के रंग का कपड़ा होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ओके, जिसकी वजह से गर्मियों में जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो उससे कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। इसलिए जो है इस तरीके के कपड़ों का चूज किया जाता है। अब यहाँ पर सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र हैं वो हमारे शरीर को गर्म कैसे बनाए रखते हैं। तो देखिए, ऊन के जो रेशे होते हैं, यहाँ पर हम बात करें तो ऊन जो है वो ऊष्मारोधी है। ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, और वायु के बारे में तो हमने देखा कि वायु भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो वायु जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी से जो भी ऊष्मा बाहर निकलती है उसको विकिरित होने से रोकती है, और मतलब एक तरीके से ट्रैप कर लेती है। वो जो भी हमने स्वेटर पहना है, जो भी पहना है, उसके अंदर जो भी हमारी ऊष्मा है उसको ट्रैप कर लेती है, और इसकी वजह से हमें जो है वो उष्णता का अनुभव होता रहता है। ओके, तो सर्दियों में आप क्या करें, एक मोटा कंबल यूज करने के बजाय 2 कंबल जो हैं उसको यूज करें, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में जो है वो वायु की परत रहेगी, और वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक रहेगी। मतलब आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा गर्म रहेगी। तो ये हमने चैप्टर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। जो फैक्ट्स है ना वो आपको ज्योग्राफी को समझने में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। जब भी हम धाराएं पढ़ते हैं या फिर जो भी अदर चीजें समुद्र और स्थल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट डिस्कस करते हैं, उनको समझने में बहुत इजी ये चीजें जो हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो जो भी हमारी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या जो भी हमारी एनसीईआरटी है ना, वो जो भी हमारे बेसिक फैक्ट्स हैं उनको इस तरीके से इजी वे में क्लियर करती है ना, ताकि जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं उनको अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, उसका पहला हम एक समरी ले लेते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी वस्तु की उष्णता की कोटि को ज्ञात करने के लिए हम हमेशा जो है वो अपने टच पर विश्वास नहीं कर सकते।
ताप जो है वो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है और इसका परिसर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इसका परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऊष्मा जो है वो हमेशा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। यह है चालन, संवहन और विकिरण। ज्यादातर ठोस में जो है ऊष्मा का संचालन चालन द्वारा स्थानांतरित होता है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा विकिरित होती है, स्थानांतरित होती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो हम सूर्य से देखते हैं। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं जो हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन जो है ऊष्मारोधी है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है और जो वायु जो है वो भी ऊष्मा की कुचालक होती है। और एक तरीके से वायु जो है हमारी जो ऊष्मा है, जो बॉडी हमारी जो ऊष्मा एक तरीके से रिलीज करती है सर्दियों में, उसको एक तरीके से क्या किया जाता है, रोक के रखती है और वो ही हमारी गर्मी जो है वो बॉडी में बनाए रखती है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।